हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये आपका जीएस का मॉक टेस्ट है और इसका क्रम होगा 17। अब तक कुल मिला के 16 मॉक टेस्ट आपके हो चुके हैं। सभी मॉक टेस्ट बहुत ही स्तरीय हैं और अगर आपने ये मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो इसके लिए एक अलग से आपकी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको लगाइएगा ज़रूर। एग्ज़ाम में आपको बहुत अधिक फ़ायदा मिलने वाला है। हालांकि फ्रेंड्स, जितनी भी पीडीएफ यहाँ पर आपको पढ़ाई जाती है, सारी पीडीएफ प्लस जीएस के जितने भी टॉपिक हैं उनकी पीडीएफ आपको बिल्कुल डे वाइज टारगेट करके आपको दी जा रही हैं। इसके लिए एक पेड ग्रुप भी बनाया गया है और अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपको एक क्लिक करना है, इसके बाद सारी जानकारी आपके सामने रहेगी। तो पेड ग्रुप से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अब तक 16 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। 16 मॉक टेस्ट में जो आपका भारतीय संविधान है और राज्य व्यवस्था है उससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका हम रिवीजन करेंगे। इसके बाद आज के मॉक टेस्ट में कुल मिला के 30 प्रश्न होंगे जो कि बिल्कुल आपके सिलेबस के मुताबिक हैं। और वीडियो के अंत में आपका भी एक छोटा सा टेस्ट है, केवल एक प्रश्न का, और वो जो टेस्ट है आपका वो इसी लेक्चर से लिया जाएगा। तो पूरा लेक्चर आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान के मूल पाठ में ध्यान दीजिएगा। संविधान जब बना था तो इसके मूल पाठ में कितने भाग थे? 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद शामिल थे। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्रम है आपका 22, 8 और 395। ठीक, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 100 संशोधन अब तक हो चुके हैं, इससे भी अधिक संशोधन हो चुके हैं। तो अब ये जो अनुच्छेद हैं इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 448। अब अनुच्छेद कितने हो गए हैं? 448 हो गए हैं। भाग 22 थे, बढ़कर 25 हो गए हैं। अनुसूचियां जो 8 थीं बढ़कर 12 हो गई हैं। तो मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 आर्टिकल थे। अब बढ़कर 25 भाग, 12 अनुसूचियां, 448 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, मूल कर्तव्य का जो विवरण है ये 42वें संविधान संशोधन, ध्यान देना, आपका जो 42वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? 1976 में, और इसी के अंतर्गत मूल कर्तव्य का विवरण जो है वो समाहित किया गया था। एक बात और भी कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मिनी संविधान भी कहा जाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के अनुसार उद्देशिका ये संविधान का अंग है पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। ये भी ध्यान रहे कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन शब्द? समाजवादी शब्द जोड़ा गया और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और एक शब्द प्रतिस्थापित किया गया। राष्ट्र की एकता, ये जो शब्द था इसको राष्ट्र की एकता और अखंडता से रिप्लेस कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, 2 शब्द जोड़े गए थे, एक शब्द जो है रिप्लेस किया गया था। ठीक है, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है तो इसको याद ही रखना है आपको। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप पेड ग्रुप में आ सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 है, 26 नवंबर 1949। ठीक है, और 26 नवंबर को भारत में क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि इसकी जो घोषणा हुई 2015 में हुई थी। 2015 में डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया गया था। देखो फ्रेंड्स, बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान देना कि सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर संविधान का जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, तो 1976 42वां अमेंडमेंट, इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 42वें अमेंडमेंट के द्वारा। किसकी अनुशंसा पर? सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर। और मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं दोस्तों? तो ध्यान देना, ये लिए गए हैं रसिया से। ठीक है,
मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में किया गया है, ये भी ध्यान रखना। मौलिक कर्तव्य और मूल कर्तव्य, ठीक है, ये एक ही हैं। इनका जो वर्णन मिलेगा आपको ये भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में आपको मिलेगा, ठीक है, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी आपका भारतीय संविधान पर ही है। बताइए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में मिलता है? दोस्तों डीपीएसपी मिलेगा आपको भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में। और जब आपका जो डीपीएसपी है समाप्त होता है तो यहीं 4 क में आपको क्या मिलता है? ध्यान देना, मौलिक कर्तव्य मिलता है, ठीक है, याद रखना इसको भी। इसके बाद दोस्तों ये एक बात और भी याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो आपके ये डीपीएसपी हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से इन्हें लिया गया है, ये भी याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में जो गलत है उसे आपको पहचानना है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये अनुच्छेद 40 से मिलता है क्या? देखो यहाँ पर एक गलत है, वही आपको पहचानना है, ये तो आपका सही है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है के बारे में वर्णन किया गया है, ये भी करेक्ट है। अनुच्छेद 49 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में वर्णन है, ये आपका सही है या गलत? ये क्वेश्चन मार्क है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये भी आपका करेक्ट है। तो डेफिनेटली आपका जो उत्तर बनेगा वो विकल्प सी बनेगा, ठीक है। ये जो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है दोस्तों, कहते हैं ना कि हमारा आपका 50-50 कर लो, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 50 है इसी में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आपको मिलता है। तो अगर यहाँ पर होता अनुच्छेद 50 तो ये आपका सही होता। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है, ये याद रखना, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द को परिभाषित किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि यहाँ पर गलती आप लोग कर बैठेंगे, तो गलती मत करना, ध्यान से समझो कि क्या कह रहे हैं, गैस करो। भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द को परिभाषित किया गया है कि नहीं किया गया, ये बताओ। और संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक केवल इकहरी या एकल नागरिकता प्रदान करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको विचार करना है कि केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, कौन सा सही है। तो दोस्तों ध्यान देना, भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है, ध्यान देना इसको। यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। हाँ, ये सही है कि संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक केवल इकहरी या एकल नागरिकता की बात यहाँ पर की गई है। दूसरा वाला कथन सही है, मतलब केवल 2 सही है, पहला तो गलत है। नागरिकता से संबंधित विषयों पर विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? ये संसद में है, इसीलिए इसको परिभाषित नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना। और भारतीय नागरिकता जो मिलती है वो बाई बर्थ होती है, जन्म से होती है, या फिर पंजीकरण से हो जाए या फिर उत्तराधिकार से। और नागरिकता कौन प्रदान करता है? तो भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय प्रदान करता है। हमारे गृह मंत्री कौन है, बताना जरा? जी हाँ, अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, राज्य के जो एडवोकेट जनरल होते हैं, देखो राज्य की बात हो रही है यहाँ पर, राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें जो कथन है कौन सा सही है। पहला है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की गई है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों विकल्प आपके दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं, राष्ट्रपति नहीं करते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बने भी रहते हैं, इसको भी याद रखना। अब दोस्तों आपके लिए यहाँ पर मैं एक प्रश्न करूँगा, आप ये बताइए कि वर्तमान समय में यूपी के जो एडवोकेट जनरल हैं, एडवोकेट जनरल, इनका नाम क्या है? बता सकते हैं क्या? कितने लोगों को आता है? फटाफट लाइक करें। और देखो फ्रेंड्स, इनका नाम है अजय कुमार मिश्रा। क्या नाम है? अजय कुमार मिश्रा। ये जो हैं वर्तमान में यूपी के एडवोकेट जनरल हैं, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये प्रश्न मैंने लिए हैं पेट की परीक्षा से, ठीक है।
तो 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो बताओ इसका उत्तर 12, 14, 6। बहुत लोगों ने गलत कर दिया था। सही जवाब है विकल्प बी, यानी कि 14 बैंकों का। ठीक है, तो 1969 में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके बाद 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये जरूर याद रखना आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद किस उद्योग को विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था? ये बताना है आपको। तो मेट्रो परिवहन, संचार, सही जगह इसका परमाणु ऊर्जा उत्पादन, विकल्प ए आपका करेक्ट है। ठीक है, जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन होगा वो केवल सार्वजनिक यानी कि सरकारी रूप से ही केवल इसे डेवलप किया जाएगा, बाकी चीज़ों पर कोई कंट्रोल नहीं था। अगला है, देखो 1991 के आर्थिक सुधारों में मुख्य रूप से उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण शामिल थे, जिनके तहत विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किए गए थे। इनमें औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र में विनियमन, कर सुधार, विदेश व्यापार का उदारीकरण और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। इन सुधारों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को खोलना और आर्थिक विकास को गति देना था। आपको पता ही है कि 1991 से पहले हमारा जो देश था वो बहुत ही एक तरीके से इकोनॉमिकल क्राइसिस में चल रहा था। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो सही जवाब क्या होगा? बिहार, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश। सही जवाब दोस्तों इसका होगा विकल्प सी, पंजाब को चुना गया था। ठीक है, ध्यान देना इसको। बाद में यह क्रांति हरियाणा तक और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गई। हरित क्रांति, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। एग्जैक्टली उस समय तो कोई भी जो है पंचवर्षीय योजना नहीं थी, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं तो जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, ये समाप्त हो रही थी 1966 में। 1961 में स्टार्ट हुई थी, 1966 में समाप्त हो रही थी और 1966 से लेकर 1969 तक यह अवधि, मतलब इस समय क्या था ना, ये योजना अवकाश का समय था। लेकिन इसमें क्योंकि कोई योजना नहीं थी तो हम मानेंगे कि जब हरित क्रांति शुरू हुई उस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। चल क्या रही थी? समय था। ठीक है, हालांकि यह 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई। इसने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई कृषि रणनीतियों और उच्च उपज देने वाली किस्मों यानी कि HYVs का उपयोग किया, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बताइए कि सभी अम्लों में, ये देखिए साइंस का क्वेश्चन आ गया है आपका, बताना है आपको कि जो सभी अम्ल होते हैं उनमें कौन सा एक तत्व कॉमन रूप से पाया जाता है? कॉमन एलिमेंट, समान तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन। सही जवाब दोस्तों इसका बनेगा हाइड्रोजन, यानी कि विकल्प ए आपका सही है। ठीक है, सभी अम्लों में हाइड्रोजन कॉमन होता है। जब किसी अम्ल को पानी में घोला जाता है तो वो क्या होता है? वो H+ के रूप में अलग हो जाता है। ठीक है, यही हाइड्रोजन आयन जो है वो अम्लों के अम्लीय गुण के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध, बैंकिंग और वित्त, चुनाव आयोग या भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से? तो दोस्तों इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? सही जवाब विकल्प ए होगा, केंद्र राज्य संबंध। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध पर आधारित है और इसका गठन किया गया था 1983 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि वायु प्रदूषण के समाधान की निरंतर निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने किस समिति का गठन किया है? वायु प्रदूषण के समाधान की निरंतर निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने किस समिति का गठन किया है? भूरेलाल समिति, सुनीता नारायण समिति, CK मिश्रा समिति या फिर हर्षवर्धन समिति? सही जवाब विकल्प सी होगा, CK मिश्रा समिति। ठीक है, और देखो फ्रेंड्स, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वायु प्रदूषण के अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधानों की निरंतर निगरानी के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव CK मिश्रा करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस समिति को अक्सर सुपर कैबिनेट के रूप में वर्णित किया जाता है? कौन सी समिति है, कौन सी कमेटी है जिसको कहते हैं सुपर कैबिनेट? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति, संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति या फिर आवास पर कैबिनेट समिति? सही जवाब विकल्प बी है। ठीक है, राजनीतिक मामलों की जो कैबिनेट समिति होती है इसको सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है। ठीक,
तो कुल मिला के 6 कैबिनेट समितियां इस समय काम कर रही हैं। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों की, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति, संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति और आवास पर कैबिनेट समिति, ये 6 कैबिनेट समितियां हैं जो कि वर्तमान में चल रही हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए कि दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में निर्वाचन सुधारों पर एक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में निर्वाचन सुधारों पर एक समिति बनाई गई थी, कब बनाई गई थी यही आपको यहाँ पर बताना है। 1995, 90, 2000, 1999। सही जवाब क्या बनेगा बताना? 1990। ठीक है, विकल्प दूसरा वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो समिति ने धन के प्रयोग, राजनीति में अपराधीकरण और मतदान व्यवहार जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन की सिफारिश की थी। चुनाव सुधारों पर कुछ समितियां और भी बनाई गई थी, जैसे कि तारकुंडे समिति बनी थी 1974 में। तारकुंडे समिति कब बनी थी? 1974 में। राजनीतिक दलों और चुनावों के कामकाज में सुधार का सुझाव दिया था। 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति बनी थी। चुनावों के राज्य वित्त पोषण का प्रस्ताव दिया था। विधि आयोग 2015, ये भी चुनाव पर ही था। चुनावी पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को कम करने के उपायों की सिफारिश की गई थी विधि आयोग 2015 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चुनावी सुधारों पर बनाई गई समितियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि तेंदुलकर पद्धति के अनुसार 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुमानित प्रतिशत कितना था? ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रतिशत था दोस्तों 25.7%, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। कितना था? 25.7%, लगभग 1/4। तो भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत का अनुमान लगाने के लिए तेंदुलकर पद्धति का उपयोग किया जाता है। इस पद्धति के अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत कितना था? 25.7%। ये अनुमानित था, लेकिन 1/4 माना जाता है इसे। यह अनुमान मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय पर आधारित है, जिसमें भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य की लागत को ध्यान में रखा जाता है। तो यह पद्धति सुरेश तेंदुलकर के नाम पर रखी गई थी, जो भारत में गरीबी के आकलन की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष थे। तेंदुलकर पद्धति ने कैलोरी सेवन आधारित गरीबी आकलन से उपभोग व्यय आधारित आकलन की ओर स्थानांतरित होकर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। तेंदुलकर पद्धति से पहले क्या होता था? कैलोरी सेवन आधार था, लेकिन बाद में इसे उपभोग व्यय आधारित बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए कि अगस्त 2025 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? देखो फ्रेंड्स, सारा इंडेक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने इंडेक्स नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको इंडेक्स वाला वीडियो मिल जाएगा, जाके देख जरूर लेना। ठीक है, तो 35वीं, 41वीं, 69वीं और 39वीं बताइए कि यहाँ पर जो रैंक है भारत की कौन सी है? तो ये है रैंक 41, विकल्प बी आपका करेक्ट है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 41वीं है। ठीक है, और देखो फ्रेंड्स, कुल 69 देशों में यह रैंक जारी की गई है। भारत 41वें स्थान पर है। 2024 में उसकी रैंक कितनी थी? 39 थी। तो हम फिलहाल अब 39 से 2 अंक मतलब नीचे जा चुके हैं। जितनी ही मतलब ये जितना बढ़ेगा ना, जिस स्थान पे जाएंगे समझ लो उतने नीचे हम जा रहे हैं। यह सूचकांक स्विट्जरलैंड में स्थित IMD के द्वारा जारी किया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो IMD मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर है और तीसरे स्थान पर है हांगकांग। तो याद रखना कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में स्विट्जरलैंड टॉप पर है, फिर सिंगापुर है, फिर हांगकांग है। और भारत का स्थान कौन सा है? प्रेजेंट टाइम में 41वां है। ठीक है, 69 देशों की सूची में 41वां स्थान है। पिछला रैंक कितना था? 39 था। रैंकिंग जारी कौन करता है? IMD। टॉप कंट्री कौन सी है? स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और हांगकांग। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में किसे भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? बताना। भारत का 107वां, अब मिला जुला के अभी 107 ही हैं। वीडियो आपको मैं दे रहा हूँ अक्टूबर के महीने में, तो अभी आज 26 अक्टूबर है और 26 अक्टूबर तक अभी संख्या इतनी है, कोई नया राष्ट्रीय उद्यान घोषित नहीं हुआ है। और ये कौन सा था? तो ये था दोस्तों आपका सिमलीपाल, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है।
तो भारत का जो 107वां नेशनल पार्क है ये सिमलीपाल को घोषित किया गया है। सिमलीपाल कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान देना कि सिमलीपाल मिलेगा आपको ओडिशा में, ठीक है, याद रखना। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किसने पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक को जीत लिया है? तो इनका नाम है निषाद कुमार। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के निषाद कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की ऊंची कूद T47 श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है। और इस मुकाबले में निषाद ने अमेरिका के प्रसिद्ध एथलीट रोड्रिक टॉसेंट को उन्होंने मात दी है। रोड्रिक टॉसेंट को हराया था निषाद कुमार ने। अगला क्वेश्चन है नौग्राम तेल क्षेत्र निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? नौग्राम तेल क्षेत्र ये कहाँ पर स्थित है? असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में? सही जवाब विकल्प बी है। नौग्राम तेल क्षेत्र मिलेगा आपको कहाँ पर? गुजरात में मिलेगा, ठीक है। गुजरात के जो अन्य तेल क्षेत्र हैं उनमें अंकलेश्वर है, कलोल है, बारकोल और महसाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कि चिल्का झील भारत के प्रसिद्ध बंगाल राज्य में महानदी के मुहाने के निकट स्थित खारे पानी की लैगून झील है। अब यहाँ पर आपको विचार करना है कौन सा सही है। चिल्का झील भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में महानदी के मुहाने के निकट स्थित खारे पानी की लैगून झील है। दूसरा है उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। तो दूसरा तो सही है लेकिन पहला वाला गलत है, क्योंकि जो चिल्का झील है दोस्तों इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है नहीं, इसका संबंध है ओडिशा से, ठीक है। तो पहला तो गलत, दूसरा वाला सही है। तो केवल दो विकल्प आपका सही है, केवल दो वाला जो विकल्प है ऑप्शन बी ये आपका सही है। चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में महानदी के मुहाने के निकट स्थित खारे पानी की लैगून झील है, ठीक है। और उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कयाल क्या है? तराई मैदान, केरल के लैगून, गंगा डेल्टा, दक्कन पठार की रेगुर मिट्टी, क्या है ये कयाल? तो सही जवाब है केरल के लैगून होते हैं कयाल। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। और केरल में कई जो है कयाल पाए जाते हैं, जैसे कि पुन्नमादा कयाल, अष्टमुडी कयाल, बेम्बानाथ कयाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब में? जाड़े के मौसम में बारिश कहाँ पर होती है दोस्तों? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपने गेस किया है तमिलनाडु तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, तमिलनाडु ही आपका जो है उत्तर है। तो भारत में शरद ऋतुकाल अर्थात अक्टूबर नवंबर में लौटते हुए मानसून यानी कि रिटर्निंग मानसून से तमिलनाडु के तट पर लगभग 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में जाड़े की वर्षा का कारण बनते हैं। कौन सा विकल्प आपका करेक्ट है ये आपको बताना है। तो इसमें से सही जवाब चुनिए। सही जवाब दोस्तों इसमें पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, ये तो सही है। और पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में जाड़े की वर्षा का कारण बनते हैं, ये भी सही है। दोनों विकल्प आपके सही हैं, उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन सी। तो पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य सागरीय क्षेत्र यानी कि मेडिटेरियन सीजन जोन में उत्पन्न होते हैं, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में जाड़े की वर्षा का कारण बनते हैं। और भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। और पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा रबी की फसलों के लिए लाभदायक मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? स्वतः कृष्य मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है लेटराइट मिट्टी, तीसरा है कपास की काली मिट्टी ब्लैक सॉयल या फिर डेजर्ट सॉयल। तो सही जवाब विकल्प सी है आपका, ब्लैक सॉयल को कहते हैं स्वतः कृष्य मिट्टी, ठीक है। तो काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है, यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर यह अकुंचित और दरारयुक्त हो जाती है, इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। मतलब क्या होता है कि ये मिट्टी अपने आप भुरभुरी हो जाती है, तो इसलिए कहते हैं स्वतः कृष्य, यानी कि खुद ही अपने आप जुत जाती है मिट्टी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी मिट्टी मानी जाएगी ये।
नेक्स्ट आपका है कि भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी। जो भारत में पहला कपास मिल लगाया गया था सूती वस्त्र उद्योग के लिए, तो ये बम्बई में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, कोलकाता में, कहाँ पर लगाया गया था, बताना जरा इसका आंसर क्या होगा। सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी है, यानी कि कोलकाता में इसे लगाया गया था। और 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट स्थित फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया था, परंतु यह प्रयास जो था वो सफल नहीं हो सका था। अगला है नेपा नगर, जहाँ पर क्या बनता है, अखबारी कागज। नेपा नगर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये 18वां इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो आया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे अधिक जो वन क्षेत्र हैं वो कहाँ पर क्षेत्रफल में, मध्य प्रदेश में ही है। तो वन ज़्यादा होंगे तो क्योंकि अखबारी कागज़, इसके लिए हमें माल के रूप में पेड़ ही तो चाहिए, और पेड़ वहाँ पर खूब कट भी रहे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है आपका नेपा नगर, ये याद रखना, और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में है। और इसका संबंध किससे है, तो अखबारी कागज उद्योग से है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान ये मिलेगा दोस्तों कहाँ पर आपको, कर्नाटक के मैसूरू में। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, विकल्प बी। ठीक है, भारतीय संस्थाओं का केंद्रीय संस्थान, इसे कहते हैं केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। क्या कहेंगे इसे, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूरू कर्नाटक में स्थित है। यह संस्थान शिक्षा मंत्रालय के भाषा ब्यूरो का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, सॉइल माने मिट्टी, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को कितने एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र में बांटा गया है। तो बताना इसका उत्तर क्या होगा, भारत को कितने एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र में बांटा गया है। सही जवाब दोस्तों बनेगा इसका डी, यानी कि विकल्प डी आपका करेक्ट है। 20 एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के मुताबिक भारत में। ये याद रखना, कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आम्र वर्षा उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है। ये तो बिल्कुल गलत है आपका, ये तो आप जानते ही होंगे। यह वर्षा आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है, क्योंकि क्या होता है कि इससे जो आम के बौर हैं वो टूटते नहीं हैं। ठीक है, तो ये दूसरा वाला तो सही है, केवल 2 सही है। आम्र वर्षा कहाँ पर होती है, तो दोस्तों मुख्य रूप से ना जो आम्र वर्षा है ये कर्नाटक और केरल में होती है। ठीक है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। ये भूगोल का बहुत अच्छा प्रश्न है। बताना आपको, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या फिर प्रायद्वीप का पठार। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है, तो दोस्तों ये मिलेगा आपको मालवा का पठार, विकल्प ए आपका करेक्ट है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली और दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती हैं। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। तो भूटान, ये मैप आप देखिए, आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो ये है हमारा भूटान। ठीक है, हमारा नहीं है भाई साहब, लेकिन मैं मानता हूँ सबको अपना। ठीक है, तो ये है हमारा भूटान। ये देखो, ये वाली जो पोजीशन है ये किसकी है, ये कौन सा स्टेट है, ये है आपका सिक्किम। तो सिक्किम तो टच हो रहा है भूटान से। ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल भी टच हो रहा है आपका। आसाम भी भूटान को टच करता है और अरुणाचल तो कर ही रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें एक राज्य और है जो कि इसको नहीं छूता है, मेघालय। मेघालय की पोजीशन आप देखेंगे इधर है, इधर। तो मेघालय यहाँ पर आपका उत्तर बनेगा। मेघालय जो है भूटान को टच नहीं कर रहा है क्योंकि थोड़ा सा अंदर जाके पड़ता है। ठीक है, और ये आपका अंतिम प्रश्न, बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, सिक्किम भूटान, चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो ये है हमारा सिक्किम, फिर मैंने कह दिया चलो ठीक है हमारा ही सिक्किम है। देखो, ये इधर भूटान हो गया, इधर चीन हो गया, और इधर कौन सा स्टेट बता रहे हैं, ये सिक्किम, भूटान, चीन और नेपाल। हाँ, नेपाल हो गया। ठीक है, तो सभी के साथ ये जो है सीमा अपनी साझा कर रहा है। बेसिकली देखा जाए तो एक तरफ केवल पश्चिम बंगाल है, बाकी 3 तरफ से तो ये 3 देशों से जुड़ा हुआ है। भूटान से भी है, चीन से भी है
और इधर जो है नेपाल से भी है। ठीक है, तो ये आपका 3 जो देश हैं उससे अपनी सीमाएं साझा कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो पहले तो त्रिपुरा देख लेते हैं, त्रिपुरा कहाँ पर है। तो ये देखिए आपका म्यांमार जो है, ये यहाँ से ये जो लाइन है ना, ये पूरी ये सब म्यांमार में है। ठीक है, ये पूरा म्यांमार है और त्रिपुरा बेचारा है यहाँ। तो त्रिपुरा कहाँ जा रहा है टच करने के लिए? त्रिपुरा जाता ही नहीं है। मिजोरम टच कर रहा है और मणिपुर है, इधर नागालैंड है, इधर अरुणाचल है। ये 4 स्टेट हैं जो कि म्यांमार को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो बस यही हमारा उत्तर बनेगा। त्रिपुरा वाला जो विकल्प है गलत है, तो दूसरा विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। केवल एक विकल्प आपका सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, और इसी लेक्चर से अब आपके लिए एक प्रश्न होगा जो कि आपके लिए एक टेस्ट है कि आपने कितने ध्यान से इस लेक्चर को देखा है। बताइए कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 4 क में? तो फटाफट आप लोग आंसर करो। पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, या फिर आप ये व्हाट्सअप नंबर है इस पर हमें पेड ग्रुप मैसेज कर दीजिएगा, आपको जानकारी भेज दी जाएगी। धन्यवाद आपका।